कक्षा 11वीं चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4। आज रिप्रोडक्शन के ऊपर बातचीत करनी है। पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ जा रहा है। आज जिक्र करने वाले हैं हम रिप्रोडक्शन का। ध्यान से सुनिए। पीढ़ी दर पीढ़ी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कुछ ना कुछ तो जा रहा है। रिप्रोडक्शन का मायने होते हैं प्रोपगेट करवाना, कि वो चलती रहे कड़ी। कड़ी का चलना क्यों ज़रूरी है? पहली जो लाइफ आई इस दुनिया के अंदर में, मान लीजिए नॉन लिविंग मैटर से पहली लाइफ आई, और पहली लाइफ आते ही अगर वो लाइफ है तो उसके पास दो ऑप्शन रहे होंगे कि भैया अमर हो जाए, जैसी है वैसी की वैसी रहे। लेकिन ऐसी जो लाइफ हुई होंगी, क्योंकि कोई व्यक्ति सोच तो रहा है नहीं वहाँ बैठ करके, एक यूनिसेलुलर सेल बैठ करके इतना दिमाग तो लगाने वाली है नहीं। कॉन्शियसनेस को अभी आने में बिलियंस ऑफ ईयर अभी बाकी हैं कि आप बैठ करके सोच पाएँ समुद्र के किनारे का मैं पहली बार आ चुका हूँ। लेकिन इसके बीच में ज़रा एक बार ख्याल कीजिए कि कोई तो स्पीशीज़ होगी ना जिसने पहली दफ़ा ये सोचा होगा, वी डोंट नो कि वो कौन सी स्पीशीज़, जिसने पहली दफ़ा ये सोचा होगा कि यार मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ। और वो अकेला प्राणी पूरे अर्थ के ऊपर में पहला व्यक्ति जिसने पहली बार ये सोचा होगा, अबे भाई मैं हूँ। कितना अजीब ख्याल है ये। खैर वापस आते हैं। तो सेल के पास इतना दिमाग तो है नहीं, क्या सोचेगी कि भाई क्या करा जाए, अमर हो लिया जाए कि मैं ही रहती हूँ, मैं हूँ, अनंत काल तक मैं ही रहूँगी। और ये इतना सोचा ही होगा कि एक समुद्र की थपेड़ा आया होगा एक समुद्र का और वो मर गई होगी। तो ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा नहीं करने की कोशिश की होगी, लेकिन क्योंकि जो इवोल्यूशन है वो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जब हम कह रहे हैं कि उस सेल ने ऐसा सोचा होगा, तो कोई नहीं सोच रहा था। असल में जो ज़िंदा बचते हैं वही अपना इतिहास लिखते हैं ना। तो हमको लगता है ऐसा है कि ये व्यक्ति ज़िंदा बचा है। असल में बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे थे, बस वो एक व्यक्ति सर्वाइव कर गया है। सर्वाइवरशिप बायस इसको कहते हैं। तो एक तरीका और रहा होगा कि यार अपन तो मर जाएंगे, आज नहीं तो कल मर जाएंगे। पहला जो सेल था वो ऐसा बोल रहा होगा। तो यार क्यों ना अपना जो है ना, अपनी जो इन्फॉर्मेशन उसको आगे बढ़ा करके जाए। तो कुछ तो है, मतलब हम जब बच्चे पैदा कर रहे हैं, क्या है वो, हम लोग सब लोग ना ऑटो पायलट पे लगे हुए हैं। तीन चीज़ें हमने हमेशा से करनी है भाई। तीन चीज़ों पर हम बात करने से थोड़ा कतराते हैं, पैसा, सेक्स और डेथ। हमने डेथ पर बात की थी, लेकिन वो फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से की थी। हमने डेथ का सामना करना या डेथ एज इट इज़, डेथ को देखना, उसके ऊपर हमने बात नहीं की है। जीवन में कुछ करना है अगर आपको, ऑब्वियसली मुझे भी तो अगर आपका डेथ से सारोकार हो जाए, मतलब आपको ये फील हो जाए कि आप मरने वाले हैं, देखिए क्या फर्राटेदार आपको कुछ। लेकिन वही है कि यह सबको मालूम है, अंडरस्टैंडिंग है सबको कि सब मरने वाले हैं, लेकिन किसी को रियलाइज़ नहीं है। और जिसको रियलाइज़ हो जाता है फिर वो अलग लेवल पे पहुंच जाता है। खैर, तो हमने भी डेथ पे बात की थी, लेकिन वो फिलोसफिकल लेवल पे बात की थी। वैसे ही रिप्रोडक्शन भी है, सेक्स भी है, जो कि आप अपनी ज़िंदगी में जाहिर सी बात है करेंगे ही करेंगे। लेकिन उसका जो जिक्र हम करने वाले हैं वो जिक्र करेंगे कक्षा 12वीं चैप्टर नंबर 4 के अंदर में, जो सेक्स एजुकेशन के खाके के अंदर में आता है। अभी जो हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं रिप्रोडक्शन एट द फिलोसफिकल लेवल। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से जो हमारे पास सेल है वो आपका क्या है, कुछ वो सर्वाइव कर रही है, उसने रिप्रोडक्शन करना शुरू कर दिया है। वो डिवाइड होती है, सेल बनती है, डिवाइड होती है, सेल बनती है, डिवाइड करती है, सेल बनती है। और आज की तारीख में हमारे पास मोटा माटी दो तरीके के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं। और वो दो तरीके के रिप्रोडक्शन आप जानते हैं, ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। लेकिन दोनों के दोनों जो रिप्रोडक्शन है, दो तरीके की जो रिप्रोडक्शन है, अब ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बाद में आया इसलिए भैया ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि चीज़ें डिपेंड करती हैं कंटेक्स्ट पे। एक कंटेक्स्ट सुनिए, आप एक प्लांट हैं और आपको आपके पास फूल आता है, और उस फूल के ऊपर पॉलन लेकर के आने का काम एक चमगादड़ का है। मतलब आपका जो पॉलिनेटर है वो एक चमगादड़ है। दुनिया में एक वायरस फैलता है और जितने भी चमगादड़ हैं, सारे के सारे चमगादड़ जो हैं, 90% चमगादड़ जो हैं मर जाते हैं। अब आप ढूंढ रहे हैं कि भैया मेरा पॉलिनेटर नहीं आ रहा, मेरा पॉलिनेटर नहीं आ रहा। अब इस सिचुएशन में क्या बेहतर है,
क्योंकि आपको पॉलिनेटर तो मिल नहीं रहा है, बड़ा मुश्किल है आपके लिए अपना ऑपोजिट पार्टनर ढूंढना। तो आपके लिए आप यू विल स्विच बैक टू द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्विच बैक क्या मतलब, आपके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ़ायदेमंद रहेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आप अपने आप को प्रोपोगेट कर पाएंगे और उम्मीद करेंगे कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो जो 10% चमगादड़ बच गए हैं वो दोबारा से अपनी जनसंख्या बढ़ाएंगे और एक वक्त आएगा जब आप पॉलिनेशन कर पाएंगे। तो यहाँ पर तो नज़र आ रहा है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बढ़िया हो गया। और एक जो है दूसरा तरीके का कंडीशन ये है कि भाई आप वही प्लांट हैं, लेकिन इस बार जो वायरस है वो चमगादड़ को नहीं अफेक्ट कर रहा है, वो आपको अफेक्ट कर रहा है, मतलब प्लांट को अफेक्ट कर रहा है। तो प्लांट अगर सारे के सारे आइडेंटिकल हैं तो सारे के सारे प्लांट उसी वक्त मर जाएंगे, जैसा कि एक बार हुआ भी। एक बार एक वायरस आया, एक केले की एक सब स्पीशीज़ थी और वो सारे के सारे जो केले हैं ख़त्म हो गए वो दुनिया से। तो इसका यहाँ पर जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बढ़िया प्रतीत होता नज़र आता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको ये एक नई एक ताकत देता है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर में दो पेरेंट्स आकर के एक बच्चा बना रहे हैं, तो दोनों का जो जेनेटिक मटेरियल है उसको मिलू करके नए बच्चे को दिया जाता है, जिसकी वजह से एक ऐसा व्यक्ति इस दुनिया में मौजूद है जिसका जेनेटिक मटेरियल कभी पहले इस दुनिया में था ही नहीं। सोच के देखिए, वो जेनेटिक मटेरियल के कॉम्बिनेशन का व्यक्ति इस दुनिया में कभी पहले था ही नहीं। ये समझिए कि आप अगर हमारे पास मात्र केवल और केवल, अब ऐसा क्यों है, ये एक नया बच्चा क्यों है? जब दो लोग मिल करके रिप्रोडक्शन करके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन, कि ये इधर से एग इधर से स्पर्म फर्टिलाइज करके जब एक नया बच्चा बनता है, तो वो अलग क्यों है? ह्यूमन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो ह्यूमन के एग्जांपल के अंदर में ये समझ लीजिए कि भई हमारे पास 23 क्रोमोसोम है। जब मम्मी जो है अपने 46 क्रोमोसोम में से 23 क्रोमोसोम चुनेंगी कि मेरे बच्चे में कौन से 23 क्रोमोसोम जाएंगे, वो रैंडमली चूज़ किए जाते हैं। और पिताजी जब चूज़ करेंगे वो भी रैंडमली चूज़ किए जाते हैं। तो मतलब कि केवल और केवल क्रोमोसोम के कॉम्बिनेशन जो हैं वो पापा के पास मौजूद हैं 2 की घात 23। मतलब इतने तरीके के तो स्पर्म 2 की घात 23 इतना बड़ा नंबर है कि मतलब कॉम्प्रिहेंड में तो नहीं आएगा वो। तो जितने, अब ये 2 की घात 23 तरीके के तो स्पर्म बन सकते हैं केवल और केवल किसके बेसिस पर, केवल और केवल के क्रोमोसोम का क्या कॉम्बिनेशन बना दिया जाए। और इसके बाद एक लेयर और भी है, और वो लेयर आती है रिकॉम्बिनेशन की, कि पिताजी के पास है 46 क्रोमोसोम, और जो पिताजी के पास जो 46 क्रोमोसोम हैं उनको मिले हैं 23 उनकी मम्मी से और 23 उनके पापा से। तो 23 मम्मी से और 23 पापा से मिलने के बाद जो उनके पास क्रोमोसोम है, अब उन्हें अपने बच्चे में, मतलब अपने स्पर्म में 23 क्रोमोसोम आगे देने हैं। अब ऐसा तो वो करने वाले हैं नहीं कि ऊपर से मम्मी वाले स्पर्म जो हैं सारे के सारे, और मम्मी वाले क्रोमोसोम सारे के सारे स्पर्म में डाल दिए, या पापा वाले सारे के सारे क्रोमोसोम जो हैं वो स्पर्म में डाल दिए। क्या किया जाएगा? मम्मी और पापा के क्रोमोसोम को आपस में मिक्स कराया जाएगा, दोबारा से कंबाइन कराया जाएगा, रिकम्बाइन कराया जाएगा, रिकॉम्बिनेशन बनवाया जाएगा। और जब ये रिकॉम्बिनेशन बनेगा फिर उसमें से 46 में से जो 23 सेलेक्ट किए जाएंगे उनको भेजा जाएगा स्पर्म के अंदर में। 2 की घात 23 तो बदलाव, 2 की घात 23 तो तरीके के स्पर्म बन सकते थे केवल और केवल क्रोमोसोम के, कौन सा क्रोमोसोम चुने कि कौन सा क्रोमोसोम ना चुने। अब तो इतनी ज़्यादा कॉम्बिनेशन मौजूद हो जाते हैं, एक बार रिकॉम्बिनेशन हो जाए तो जितने इस दुनिया में, ये समझ लीजिए एटम नहीं है उससे ज़्यादा तो कॉम्बिनेशन मौजूद हैं आपके एक नया स्पर्म बनाने के लिए। और चूंकि ये स्पर्म इतना अलग है, इतना नया है, इसलिए इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि वो जो प्लांट है अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, तो इस बात की संभावना है कि अगर मेरे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हज़ारों प्लांट मेरे पास हैं, तो उन हज़ारों में से शायद मेरा जो वायरस है मार भी लेगा तो 50-60% को मार लेगा, लेकिन सबको मार जाए ऐसा उसके बस की होगा नहीं, क्योंकि वो नए तरीके के प्लांट हैं जो रिकॉम्बिनेशन से आए हुए हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से हेल्प करता है आपको नए तरीके के प्लांट या नए तरीके के एनिमल बनाने के लिए, जिनके पास एक सर्वाइवल एडवांटेज है। तो पहले पार्ट में हमने डिस्कशन किया कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं और जो कि लिविंग बीइंग्स में ही होते हैं, लेकिन फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल देने के बाद एनसीईआरटी आगे चली जाती है और एक्सेप्शन का जिक्र करने लगती है कि दुनिया में ऐसा नहीं है कि केवल और केवल सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप नहीं कर रहे हैं, ऐसे भी लोग मौजूद हैं जो सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शायद करते ही नहीं हैं, जिसका एग्जांपल एनसीईआरटी देती है कि जैसे वर्कर बीज हैं।
ऐसी हनी हमारे पास ऐसे हनी भी जो होती हैं वो क्या देती हैं, वो अंडे देती हैं। अब अंडे देंगी तो भाई जाहिर सी बात है कि उसके अंदर में आधे जो क्रोमोज़ोम है वो भेजे जाएंगे, 32 के 16, 32 अगर उसके अंदर में क्रोमोज़ोम होते हैं तो अंडे में जो है 16 जाएंगे। अब जो 16 क्रोमोज़ोम अंडे के अंदर में गए हैं, अगर उसको कोई भी स्पर्म फर्टिलाइज नहीं करता है तो ये जो है बच्चा जो है वो मेल बन जाएगा और वर्कर मेल बन जाएगा, और ये वर्कर मेल जो है उसके रिप्रोडक्शन ये आगे चल कर के जीवन में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। तो आप समझेंगे कि भाई अच्छा ये रिप्रोडक्शन कर ही नहीं सकता है, मतलब ऐसे जीव मौजूद हैं जो एग्जिस्टेंस में हैं लेकिन नॉट नेसेसरी दे आर रिप्रोड्यूसिंग। तो हमने अब तक ये बात इस्टेब्लिश कर ली थी कि किस तरीके से इस दुनिया के अंदर में नॉर्मली ऐसे ऑर्गेनिज्म मौजूद हैं जो कि जन्मजात स्टेराइल हो सकते हैं। वर्कर बीज का चाहे हमने एग्जांपल ले लिया हो। अब जो हम बात करेंगे वो ज़्यादातर रहेगी इंसानों के बेसिस पे। हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मैं आपको आज ये मेन खाका दे दूं कि कल को जब आपको कोई शब्द इस्तेमाल किया जाएगा आपके सामने, LGBTQ या फिर ट्रांसजेंडर शब्द का जब इस्तेमाल किया जाएगा, तब आपको इसके मायने पता हों। तो देखिए, शुरुआत करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर पैदा हो रहा है तो वो एग और स्पर्म के फर्टिलाइजेशन से ही पैदा होगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि जो स्पर्म बना है वो डिप्लॉयड रह जाए, कि भैया मियोसिस हुआ था तो मियोसिस ठीक से नहीं हुआ, और मियोसिस ठीक से नहीं हुआ तो जो स्पर्म है वो डिप्लॉयड है, और जो एग है उसके अंदर में वही एन है, हैप्लॉइड है। तो जब डिप्लॉयड और हैप्लॉइड मिलेंगे तो एक ट्रिप्लॉइड करके एक एम्ब्रियो बनेगा। अब ये एम्ब्रियो सर्वाइव नहीं करेगा। एनिमल्स के अंदर में ये देखा गया है ज़्यादातर कि पॉलीप्लॉइडी जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाती है, लेकिन प्लांट के अंदर में कर पाती है। और यही वजह है कि हमने डिप्लॉयड जो वीट हमारे पास हुआ करता था वो आज के ज़माने में हेक्साप्लॉइड है। हम उसका दाना बढ़वाते गए, हमने देखा कि हाँ ठीक है भैया, प्लॉइडी लेवल बढ़वाने से प्लांट मर नहीं रहा है, और मर भी नहीं रहा है, और उसकी जो डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो उसके अंदर में आ भी रहे। तो मतलब क्यों ना ले लिया जाए, तो हमने ले लिया। तो प्लांट के अंदर में तो पॉलीप्लॉइडी चल जाता है, इंसानों के अंदर में, एनिमल्स के अंदर में देखने के लिए नहीं मिलता है। ओके, तो ये तो बात पक्की होगी कि अगर कल को कोई ऐसा एम्ब्रियो बनता है जो कि 3N है, 4N है, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा, वो दुनिया में आएगा ही नहीं। तो ये तो हो गया जब क्रोमोसोम का पूरा सेट अगर बढ़ने की कोशिश कर रहा है। व्हाट अबाउट अ सिंगल क्रोमोसोम? क्या एक क्रोमोसोम बढ़ा या घटाया जा सकता है क्या? हाँ, मान लीजिए कि वो बन रहा है। अब दो तरीके के क्रोमोसोम हैं हमारे पास। एक होता है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब X और Y क्रोमोसोम, और ऑटोजोम्स। तो सेक्स क्रोमोसोम और ऑटोजोम्स में से कोई एक ऊपर नीचे हो सकता है, जैसा कि सबसे कॉमन एग्जांपल है क्रोमोसोम नंबर 21। आपके पास अगर कोई जाइगोट है जिसमें क्या है कि स्पर्म जो था, उस स्पर्म के अंदर में क्रोमोसोम नंबर 1 एक था, क्रोमोसोम नंबर 2 एक था, क्रोमोसोम नंबर 3 एक था, लेकिन चलते चलते देखा गया कि क्रोमोसोम नंबर जो 21 है वो 2 हैं। तो ये एक स्पर्म है जिसके पास 2 21 क्रोमोसोम है, और इधर एक एग है जिसके पास एक ही 21 क्रोमोसोम है। दोनों मिलते हैं तो एक नया बच्चा ऐसा बनेगा जिसके पास क्रोमोसोम नंबर 21 की 3 कॉपी है। अब ये बच्चा पैदा होगा, लेकिन पैदा होने के साथ साथ ऐसा पैदा होगा कि आप देख के उसके फिनोटाइप इतने बदले हुए नज़र आएंगे कि आप देखते ही बता सकते हैं कि ये बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित है। उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है, देखने से ही पता चल रहा है। मेंटल रिटार्डेशन भी उसके अंदर में हो सकता है। तो ये तो हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर 21 ऐसे बढ़ सकता है। अब व्हाट अबाउट सेक्स क्रोमोसोम? क्या ऐसा बिल्कुल है कि एक ऐसा बच्चा पैदा हो जाए जिसके पास 22 ऑटोजोम्स हैं और क्रोमोसोम नंबर X और O है? मतलब XX होना चाहिए था या XY होना चाहिए था, जबकि वो ना होकर के केवल X है न, तो और जो उसके पैरेलल वाला X और Y गायब है। मतलब फीमेल होती हैं XX, मेल होते हैं XY। ये जो बच्चा है उसमें केवल X है, दूसरी जगह खाली है, वहाँ ना तो X है ना तो Y है। ऐसे बच्चे को टर्नर सिंड्रोम बोल देते हैं। और ये भी
दिखने से इसका पता चल जाएगा कि बच्चे को ऐसे फिनोटाइप आने लग जाएंगे कि पता चल जाएगा। और इसके शरीर के हर एक सेल के अंदर में, शरीर के हर एक सेल के अंदर में आप सेल निकाल करके देखेंगे, उसको फाड़ के देखेंगे और उसके अंदर में देखेंगे अरे इसके पास तो 22 ऑटोसोम है लेकिन एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा कुछ है ही नहीं। हटाइए इसे। बिल्कुल इसी तरीके से ऐसा भी एक एम्ब्रियो या जाइगोट हो सकता है जिसके अंदर में 2 एक्स क्रोमोसोम हो और एक वाई हो, XXY, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में आ जाएगा। इस बच्चे के भी फिनोटाइप देखने से ही पता चल जाएंगे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इनके हर एक सेल के, शरीर के एक एक सेल के अंदर में XO या XXY ऐसा देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। और ऐसे लोग दुनिया में मेरे ख्याल से 0.1% या उससे भी कम होंगे, तो पता चल जाएगा ना दुनिया के अंदर में। तो ये तो वो लोग हैं जिनकी शरीर के हर एक सेल के अंदर में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो गड़बड़ाया हुआ है। और ये आपको आम दुनिया में ऐसे चलते फिरते नज़र भी नहीं आएंगे, क्योंकि इनकी हालत शायद इतनी ख़राब हो सकती है कि इनको बाकी लोगों की मदद लेनी पड़े अपनी ज़िंदगी का निर्वाह करने के लिए। तो ये लोग तो नज़र भी नहीं आएंगे आपको और बहुत कम है, तो इनको हटाया जा सकता है। हटा दिया। हम जाते जा रहे हैं कि देखो प्लॉइडी लेवल हमने सबसे पहले डिस्कस किया, वो सर्वाइव ही नहीं करेगा। क्रोमोसोम के लेवल पे हम आ गए। क्रोमोसोम के लेवल पे हमने ऑटोसोम में डाउन सिंड्रोम डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद हमने टर्नर और क्लिनफेल्टर सिंड्रोम डिस्कस कर लिया। मतलब कि क्रोमोसोम ऊपर नीचे हो सकता है, उससे बच्चा साफ पता चल जाएगा। उसको भी हमने हटा दिया कि भैया ये तो दुनिया के अंदर में मात्र 0.01% के तकरीबन हुई, जितना भी डेटा है बहुत कम होंगे ये लोग। आम जिंदगी में आपको ऐसे चलते फिरते हुए नहीं देखे होंगे आपने। डाउन सिंड्रोम के बच्चे इतने ज़्यादा होते हैं, आप बताइए आपने कितने देखे? बहुत ज़्यादा होते हैं डाउन सिंड्रोम के बच्चे। अच्छा खैर, अब आते हैं जो आपकी ज़िंदगी से वास्ता रखता है। ध्यान दीजिएगा, मैं 3 माला बनवाऊंगा, 3 लेवल पे आपको ये चीज़ याद रखवाऊंगा ताकि आप चाह करके भी इसको ना भूलें। अब ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो क्या हैं भैया, वो बोलेगा मैं मैं गे हूँ, लेस्बियन हूँ, जेंडर हूँ, बाइसेक्सुअल हूँ, ट्रांसजेंडर हूँ, नॉर्मल हूँ, ये हूँ, फलाना ढिकाना हूँ। ये सब बातें कब आएंगी? जब वो बोलना सीख जाएगा, जब उसकी प्यूबर्टी आ जाएगी। तो अभी तो हम वहाँ पहुँच ही नहीं रहे, हम प्यूबर्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बच्चा अभी पैदा हुआ है। और जब बच्चा पैदा हुआ है तो इसके शरीर के हर एक सेल के अंदर में या तो क्रोमोसोम होगा XX, तो ये क्या है, बायोलॉजिकल लेवल पे फीमेल है। ये इंसान चाह कर, चाहे सेक्स ऑपरेशन कराए चाहे ना कराए, चाहे अपना कुछ भी, इसको कुछ भी फील होता हो, लेकिन ये चाह करके भी अपने बैठ करके हर एक सेल को निकाल करके उसमें से क्रोमोसोम नंबर को तो नहीं बदल पाएंगे। तो एक चीज़ इस्टेब्लिश हो गई कि व्यक्ति का सेक्स निर्धारित किया जाता है उसके क्रोमोसोम के द्वारा। तो व्यक्ति मेल या फीमेल जन्मजात होता है, वो चाह करके भी इस चीज़ को नहीं बदल सकता। वो क्या फील करता है क्या नहीं फील करता बाद में बात करेंगे। पहले बात कर रहे हैं सबसे फंडामेंटल लेवल पे, जिसको हम कहते हैं सेक्स, कि बायोलॉजिकली क्या हो तुम। हमको ये भी नहीं देखना है कि तुम्हारे पास पीनिस है कि तुम्हारे पास वजाइना है, हमको वो भी नहीं देखना। हमको तो ये देखना है कि तुम्हारे सेल के अंदर में XX है या XY है। तुम XY हो तो तुम मेल हो, और तुम XX हो तो तुम फीमेल हो। अब आते हैं इसके एक कदम आगे। हमने देखा पॉलीप्लॉइडी सर्वाइव नहीं करेगी, पॉलीप्लॉइडी। हमने देखा कि क्रोमोसोम नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। अब आएंगे जीन के लेवल पे कि जीन होते हैं भैया। X क्रोमोसोम पे कुछ सेक्स रिलेटेड जीन हो सकते हैं, Y क्रोमोसोम पे कुछ सेक्स रिलेटेड जीन्स हो सकते हैं। तो ये जो जीन्स होते हैं इनके अंदर में कुछ उठापटक अगर हो गई है तो उसका, इस बात की संभावना है कि उसका जो फिनोटाइप के लेवल पे आपको ऐसा देखने को मिले कि मेल जेनाइटेलिया हो सकता है पूरा अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है, या फीमेल जेनाइटेलिया जो है उतना अच्छे तरीके से डेवलप नहीं है। किसी का क्लिटरिस जो है थोड़ा सा बड़ा साइज़ में है या छोटे साइज़ में है, किसी का पीनिस जो है बड़े साइज़ में है कि छोटा साइज़ में है। ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति कहलाएगा मेल या फीमेल ही। तो एक जो सबसे नीचे का जो पहला माला है वो है सेक्स का। और सेक्स वाला जो माला है वो डिसाइड कर रहे हैं हम किससे, कि ये दिखाओ भैया कि तुम्हारे सेल के अंदर में क्या लिखा हुआ है वो बताओ। XX है तो तुम मेल हो, XX है तो तुम फीमेल हो, XY है तो तुम मेल हो। ये पहला माला है। और उसके अंदर में जीन अगर सही काम कर रहा है या जीन थोड़ा सा ऊपर नीचे काम कर रहा है, लेकिन आपके रहेंगे थोड़ा सा जेनाइटल ऑर्गन्स में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलाव आ सकता है, लेकिन वो रहेगा मेल का ही जेनाइटेलिया और वो रहेगा फीमेल का ही जेनाइटेलिया ओवरऑल लेवल पे। ये हो गया हमारा लेवल नंबर 1 सेक्स का। आइए ज़रा इससे एक लेवल आते हैं ऊपर। अब बच्चे की हो गई है प्यूबर्टी, और प्यूबर्टी के बाद उसकी आइडेंटिटी आ रही है उसके पास कि मैं क्या फील करता हूँ या करती हूँ।
अब देखिए, जैसे मैं मान लीजिए कि मेरा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जो है वो मेल का है, और मैं अपने अंदर, और मेरे सेल के अंदर में भी क्या है, XY लिखा हुआ है, तो मैं सबसे नीचे वाले लेवल मेरा कौन सा हो गया, मेल हो गया। लेकिन मैं मान लीजिए कि अपने अंदर फील करता हूँ अपने आप को फीमेल, या मैं अपने अंदर अपने आप को फील करता हूँ मेल। ये आ गई जेंडर की बात। सबसे पहला लेवल किसकी बात हुई थी, सेक्स की, और दूसरा लेवल हम किसकी बात करेंगे, जेंडर की बात। केमिस्ट्री में आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपाउंड पे जब दो चीज़ें एक ही साथ एक ही तरफ मौजूद होती हैं तो उसको कहते हैं सिस, और जब वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको कहते हैं ट्रांस। तो केमिस्ट्री की टर्म है इसके अंदर में, और तो कुछ सुनने और समझने की ज़रूरत नहीं। एक तरफ है तो सिस, ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ट्रांस। मैं हूँ मेल और फील भी मेल करता हूँ, दोनों एक साइड में है, तो मैं कौन हूँ, सिस जेंडर हूँ। मैं मेल हूँ बायोलॉजिकली, और मैं मेल ही अपने आप को फील करता हूँ, तो मैं कौन हूँ, सिस जेंडर। लेकिन अगर मैं मेल हूँ और फील करता हूँ अपने अंदर अपने आप को कि भैया मैं फीमेल हूँ, अंदर फील करता हूँ फीमेल हूँ, तो ये आइडेंटिटी की बात है। जो जेंडर जो होता है वो आइडेंटिटी की बात होती है, सेक्स आइडेंटिटी की बात नहीं है। तुम कुछ भी फील करते रहो, वो डिफाइंड है। अगला है जेंडर, कि तुम मेल हो फीमेल फील करते हो तो ट्रांस हो गया ना। तो अगर सी मेल हो मेल फील करते हो सिस जेंडर, मेल हो फीमेल फील करते हो तो ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर याद रहेगा, ये हो गया कि फील क्या करते हो। तीसरा माला, कि तुम पसंद क्या करते हो, तुम आकर्षित जो है वो किससे होते हो। तो हो सकता है कि तुम मेल हो, मेल फील करते हो और मेल से ही आकर्षित हो, तुम कौन हो जाओगे, गे हो जाओगे। हो सकता है कि तुम मेल हो और अंदर फीमेल अपने आप को फील करते हो, तो क्या हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए। आगे बढ़ते हैं, फीमेल हो, फीमेल से ही आकर्षण फील करते हो, लेस्बियन। कुछ भी हो, और मेल हो चाहे फीमेल हो, और दोनों से ही आकर्षण फील करते हो, मेल से भी और फीमेल से भी, और तो उसको कह देंगे क्या, बाइसेक्सुअल। और क्यों होता है क्वीर, कि भैया अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, अभी देख रहे हैं, मतलब एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी जानते नहीं अपने बारे में, ठीक है, अभी देख रहे हैं, पता नहीं है भैया, चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। हो सकता है कि अंत पे पहुँचे, किसी एंड रिजल्ट पे पहुँचे, हो सकता है ना पहुँचे, तो वो व्यक्ति हो जाएगा क्वीर के अंदर में। और इसी तरीके से LGBTQ एसेक्सुअल भी हो जाएंगे। भाई देखिए, आपको अगर ज़िंदगी में पहली बार जब आपने कोई पॉर्न देखा होगा या पहली बार कोई नंगी तस्वीरें देखी होंगी, तो आपका दिमाग ऐसे फटा होगा, पुतलियाँ ऐसे डायलेट करी होंगी, हो सकता है पसीने आ गए हों आपको। तो शरीर जो है वो एक पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स शो करता है। और आप जानते हैं फाइट फ्लाइट सेक्स, मतलब फक जिसको बोल देंगे, फाइट फ्लाइट फ्राइट फक, तो ये इससे आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो आपके ये आती हैं चीज़ें, ये फिनोटाइप आते हैं कि आपकी पुतली जो है, आपका प्यूपिल डायलेट हो जाएगी, आपके ऐसे क्या नाम है, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सांस तेज हो जाएगी, पसीने आने लगेंगे, आपको भागने का मन करेगा। पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ये कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, वो कहते हैं कि भैया हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, हमको कोई आकर्षण फील ही नहीं होता मेल से फीमेल से, उनको पॉर्न दिखाओ, उनको कुछ भी कराओ, उनको लाई डिटेक्टर वाला एक हाथ पे लगाते हैं जिससे रेजिस्टेंस देखते हैं हम कि व्यक्ति के शरीर में जो है रेजिस्टेंस में, क्योंकि व्यक्ति हो सकता है शांत बैठा हो लेकिन उसको फील हो रहा हो तो वो रोक सकता है, लेकिन शरीर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी उसे तो नहीं रोक पाएगा। तो रेजिस्टेंस हम देखते हैं दो पॉइंटों के बीच में, उन व्यक्तियों का वो रेजिस्टेंस भी नहीं बदल रहा होता है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसे लोग हैं जो वाकई में किसी से आकर्षण फील नहीं करते हैं और सेक्स वैक्स से सब नहीं करना चाहते हैं, वो लोग एसेक्सुअल हैं। तो हमने आज समझा क्या, 3 लेवल पे इस चीज़ को समझा। तो सबसे पहला लेवल क्या था कि आपका सेक्स क्या है, आपके इसमें क्या लिखा हुआ है, सेल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, और उसी के अंदर में आ जाएगा कि जेनाइटेलिया थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन रहेगा वो सबसे सेक्स वाले लेवल पे ही। दूसरा लेवल हमने क्या देखा कि आप फील क्या करते हैं, अंदर से फील क्या करते हैं, तो मेल है, मेल फील करते हैं, सिस जेंडर, ट्रांसजेंडर। और तीसरा है कि आप आकर्षण जो है वो किससे फील करते हैं, वो आपका तीसरा लेवल पे चला जाएगा। आई होप कि आपके आज के बाद आपको इस खाके की वजह से चीज़ों को समझने में आसानी हो। अब इसके अंदर में थोड़ा सा उठापटक बदलाव जो है वक्त के अनुसार होता जाएगा। ये सबसे बेसिक फंडामेंटल आइडियाज़ थे जो आज के साथ मैंने आज शेयर किए। और अब चूँकि ऐसे ऑर्गेनिज़म और ऐसे लोग मौजूद हैं जो पैदाइशी रूप से, और यहाँ तक कि आपको ऐसे भी देखने मिल जाएंगे ना लोग जो कि बिल्कुल सही हैं, मेल हैं,
सिस मेल है, मतलब कि मेल की बॉडी है, मेल क्रोमोसोम है, मेल ही फील करते हैं, फीमेल से आकर्षण करते हैं और फिर भी बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। इम्पोटेंसी और बथेरी 10 तरीके की समस्याएं हो सकती हैं शरीर के अंदर में। तो ये व्यक्ति सब कुछ सही होने के बावजूद भी बच्चा नहीं पैदा कर पा रहा है, लेकिन ज़िंदा तो है। इसीलिए ऐसे जो NCERT है वो रिप्रोडक्शन को भी डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ की कैटेगरी में नहीं डालती है। और जब हम कहते हैं कि जो चीज़ प्रोपगेट कर रही है, वो असल में हम जब बात करते हैं तो वो जीन की बात कर रहे हैं। द सेल्फिश जीन का भी जिक्र करेंगे अपने किताबों वाले सेक्शन के अंदर में। तो ये रहा रिप्रोडक्शन वाला जो डिस्कशन है। आई होप आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा जीवन के लिए। जीवन भर भी हम पढ़ाई कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, थोड़ी जानकारी के लिए कर रहे हैं। और सवाल हों तो सवालों को कोशिश किया कीजिए कि नीचे डाल दें। उससे क्या होगा कि अगली जो वीडियो हुआ करेगी या कभी भी कहीं भी हम बात कर लिया करेंगे। या एप्लीकेशन पर भी है, तो एप्लीकेशन पर चैट का फीचर है डायरेक्टली। आप डायरेक्ट, अब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब कि आपको ये बात मालूम है कि चैट का फीचर और आप डायरेक्ट मेरे से बात कर सकते हैं, प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन आपके साथ बात कर लेंगे, शायद उसमें से आपको कुछ इतना पता चल जाए कि आप खुद ही कुछ अच्छा फैसला ले पाएँ अपने लिए। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को आगे भी, केवल सीखने के लिए। ठीक है, ख्याल रखिएगा अपना। बाय बाय।